वजीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलंदन तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं दहशतगर्दों के साथ, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनके वीडियो मैसेजेस मौजूद है। इस मुल्क के गरीब अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी महंगी। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। इस असेंबली ने मुंतखब किया है, बिलावल भुट्टो साहब सिलेक्ट नहीं हो सकती। आप प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। नए पाकिस्तान की नई काबीना बनने के बाद, बड़ी तब्दीलियों के बाद आज बिलावल भुट्टो कौमी असेंबली में अपने खिताब में खूब गरजे भी और बरसे भी। उन्होंने आज अपनी धुआंधार तकरीर में काबीना में की गई तब्दीलियों पर कई सवालात उठाए और उन्होंने असद उमर को जहां पढ़ा लिखा जाहिल कहा, वहीं पर इमरान खान को एक बार फिर से ना सिर्फ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म को नाअहल और नालायक भी कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर शदीद तनकीद की और ये भी तंज किया कि आपने असद उमर को हटाकर जो नया वज़ीर खजाना रखा है वो तो वही वज़ीर खजाना है जिनकी कारकर्दगी पर आपको एतराज हुआ करता था। उन्होंने बार बार ये सवाल किया कि असद उमर को क्यों निकाला, फवाद चौधरी को क्यों निकाला। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म आपने आमिर क़यानी को क्यों निकाला। वज़ीर खजाना को क्यों निकाला, बताए तो सही। बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला, अफरीदी को क्यों निकाला, सरवरों के आनी को क्यों निकाला। मैं तो कह रहा था ये नालायक नाअहल है, लेकिन अब आपने इसको क्यों निकाला। वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। जब बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को नाअहल और नालायक कहा तो पीटीआई के हुकूमती अरकान अपने नशिस्तों से उठ गए और बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान किया खूब एहतजाज। उन्होंने जब बिलावल भुट्टो की तकरीर रुकवाने का किया मुतालबा तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर मेरी तकरीर रुकवाई जाएगी तो हम आपके वज़ीर आज़म को असम्बली में दाखिल नहीं होने देंगे। जब स्पीकर कौमी असम्बली ने गैर पार्लिमानी अल्फाज को हज़फ करने का कहा तो बिलावल भुट्टो ने इस पर भी सख्त एतराज किया और स्पीकर पर गैर मुनसिफाना रवैये का इल्जाम भी लगाया गया। सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना। आप मुझे करेक्ट करने जा रहे हो, क्या आपने वजीर खजाना को करेक्ट किया? इसको मैं एक्सपंज करता हूं, जाहिल लफ्ज़। मिस्टर स्पीकर, आपने एक लफ्ज एक्सपंज किया वजीर खजाना का तकरीर से। ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपको इम्पार्शल होना चाहिए। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। मैं पाकिस्तान की मफाद में बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान और तकरीर के बाद भी कौमी असम्बली में जबरदस्त किस्म की हंगामा आराई देखी गई। उमर अयूब वज़ीर आज़म के दिफा में मैदान में आए तो पीपल्स पार्टी के अरकान भी मैदान में आ गए और उमर अयूब की नशिस्त का घेराव कर लिया। उमर अयूब ने कहा कि हम वज़ीर आज़म की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि उमर अयूब ने बिलावल भुट्टो को याद दिलाते हुआ कि कहा कि मत भूलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे और यूं ये पहली बार देखने में आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को सदर अयूब खान के पोते ने कौमी असम्बली में मुखातिब होते हुए ललकारा है। इस वक्त हुकूमत को अपनी कारकर्दगी और फिर काबीना में की गई तब्दीलियों पर हर तरफ से शदीद तरीन तनकीद का सामना है। वो तब्दीली जिसका नारा इमरान खान 2011 से लगाते चले आ रहे हैं, वो सुनामी जिसका जिक्र वो 2011 से करते चले आ रहे हैं, अब वो तब्दीली और वो सुनामी खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत का घेराव किए खड़ी है। इस तमाम सूरत हाल से हुकूमत कैसे निकल पाएगी? हमारे साथ होंगे पंजाब के अहम तरीन हुकूमती जमात के वजीर, उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि वो तालीमी इंकलाब जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर में तहरीक इंसाफ के जलसों में किया जाता रहा, वो अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बल्कि मौजूदा हुकूमत ने तो पिछले दौरे हुकूमत में दिए गए तालीमी बजट में भी बड़ी कटौती कर दी है और इस वक्त पाकिस्तान भर के वो तलबा जो आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स की उम्मीद लगाए हुए थे, अब हुकूमत ने इनके न सिर्फ आला तालीम के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया बल्कि यूनिवर्सिटीज के 6 बड़े मंसूबों को भी बंद कर दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। महंगाई पर काबू ना पाना, बिजली की कीमतों को कंट्रोल में ना रखना, गैस की ओवर बिलिंग के मसाइल, रुपए की कदर में गिरावट और डॉलर का बेकाबू हो जाना, अद्वियात की कीमतों में इजाफा और फिर हुकूमत का इन तमाम सूरत हाल में आधी काबीना को तब्दील कर देना, इसे वज़ीर आज़म की पहली इनिंग्स में नाकामी कहा जा रहा है। इन तमाम मसाइल के बाद अब वो तलबा जो आला तालीम के लिए हुकूमती स्कॉलरशिप्स हासिल किया करते थे, इत्तलात के मुताबिक इस हुकूमत ने हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स खत्म कर दिए हैं। यही नहीं, वो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में आने से पहले गुज़श्ता हुकूमतों पर खूब तनकीद करती रही कि सड़कें और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, बल्कि तालीम ही कौमों को आगे लेकर जाती है। खुशहाली सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है। वो तहरीक इंसाफ जिसने तालीमी इंकलाब का वादा किया था, अब जब हुकूमत में आ गई है तो इस हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 45 अरब रुपए की कटौती का फैसला किया है। हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन की ग्रांट 103 अरब रुपए से कम करके 58 अरब रुपए करने का फैसला किया है और इस तब्दीली से एचईसी के बजट में 45 अरब रुपए कटौती से मुल्क की 117 सरकारी जामियात मुआशी बहरान का शिकार होंगी। इसके अलावा इसी बजट की कमी के बायस एचईसी की जानिब से 6 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये मंसूबे पिछले 15 बरस से जारी जो फैकल्टी है उसको इन्होंने मुतासर किया है। हमारे साथ इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए बहुत अहम वजीर जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड ही हैं, राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर हैं फॉर हायर एजुकेशन एंड टूरिज्म पंजाब की। बहुत शुक्रिया राजा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि वादा तो ये था कि सड़कें बने ना बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने ना बने, लेकिन तालीम जो है वो जरूर दी जाएगी, यकसा निज़ाम तालीम की बात की जाएगी, लेकिन ये तो सब उलट ही हो रहा है। क्या प्रायोरिटीज क्या है आपकी हुकूमत की? जी, ये कथन उलट नहीं हो रहा। देखें, आपको जो सबसे पहले हमें क्राइसिस फेस करना पड़ा है, दैट इज़ फिस्कल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस। इससे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है। और जो कुछ हम हायर एजुकेशन के और तालीम के और सेहत के बारे में कहते रहे हैं, ज़रूर उस पर अमल भी करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसकी ओवरऑल 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं और मैं आपसे यकीन से ये कह सकता हूँ कि अगर हम इसमें डिलीवर नहीं कर सके तो डेफिनेटली कौम को भी हक हासिल है कि वो आइंदा कभी वोट ना दे और हमें ट्रस्ट ना करे। लेकिन 8 माह में आपने प्रायोरिटीज क्या है? आपने कहा कि मुश्किल में है तो कट आपने तालीम पे लगा दिया, यानी आपकी हुकूमत अब ये बता रही है कि तालीम आपकी प्रायोरिटी पर नहीं है, अगर आपको कहीं कट लगाना पड़ेगा तो आप तालीम पर लगाएं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपकी पहली प्रायोरिटी होती है स्कूल एजुकेशन। आप अगर माइक्रो लेवल पे भी देखें तो हायर एजुकेशन इज ऑलवेज अ लग्जरी। आपके बड़े ममालिक जो फर्स्ट वर्ल्ड के भी मुल्क हैं, जहाँ सबसे पहले बजट कट्स आते हैं तो आपकी रिसर्च पे और यूनिवर्सिटीज़ पे ही कट करते हैं और कभी स्कूल एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम भी बेसिकली सबसे बड़ा जो बुनियादी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में, दैट इज़ एक क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल एजुकेशन हमारा बुनियादी प्रॉब्लम है और हमारा फोकस जो है वो इसी पे है और इंशाल्लाह आपको क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स नज़र आएंगी इस बजट कट्स के बावजूद। लेकिन राजा साहब, आपको नहीं लगता कि पहले हम तालीम के ऊपर कोई इतना खातिर खा बजट लगा नहीं रहे थे जिस पे हमें कट लगाना पड़ता? आपने बेसिकली देखना होता है कि ओवरऑल बजट का कितना परसेंट आप लगा रहे हैं और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, एटलीस्ट क्योंकि मैं पंजाब को देख रहा हूँ और पंजाब में जो ओवरऑल टोटल बजट की परसेंटेज है उसमें आपको इंक्रीज नजर आएगी कि तालीम पे एलोकेशन क्या, आपकी प्रायोरिटी ये शो करती है। अब अगर ओवरऑल आपकी बास्केट ही कम हो गई है तो फिर ऑफ कोर्स दैट्स अनफॉर्चुनेट और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में हालात भी बेहतर हो जाएंगे और इकोनॉमिक टर्न अराउंड भी हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना है और उसमें क्योंकि जब ओवरऑल आपका बजट श्रिंक कर गया तो दैट्स वाई आपको तालीमी बजट भी श्रिंक हुआ। नहीं तो फिर अगर वजीफे बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? देखिए, वजीफे जो है वो मुकम्मल, तो एक सबसे बुरी सिचुएशन ये होती है कि आप किसी को वजीफा दे दें और बाद में कमिटमेंट पूरी ना कर सकें। तो इस साल ये बड़ा ज़रूरी था कि हम उसको करेक्ट करते, एटलीस्ट इस साल के माली हालात देखते हुए, और अगर हम इस साल अनाउंस कर देते और नेक्स्ट ईयर नहीं दे सकते उसको तो ये ज़्यादा बड़ा क्राइसिस होगा। तो उसको बेहतर है कि आप फोर्स ही कर लें कि इस वक्त ये हालात हैं, उसके मुताबिक हमने वज़ाइफ देने। लेकिन जॉब्स के लिए ऑब्वियसली आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। जब जॉब्स के लिए आप ऐड देखते हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक होती है कि ये डिग्री आपके पास होगी तो आपको ये जॉब जो है वो ऑफर की जाएगी। तो फिर किस तरीके से चीज़ें इसको हम बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको शायद आपके ऑलरेडी इल्म होगा कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये लोग आपकी डिग्रीज नहीं देख रहे आजकल। दे एक्चुअली इंटरेस्टेड कि आपको आता क्या है, राइट? और अक्सर लोग 4 ईयर जो ग्रेजुएशन है उसके बगैर उनमें जॉब्स कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट ही नहीं। हम बिल्कुल बदल रहे हैं। हम बेसिकली यहाँ पे एसोसिएट डिग्री जो कम्युनिटी कॉलेजेस में अमेरिका में बड़ी प्रेवलेंट है और आजकल बहुत सारे लोग बजाय के 4 ईयर कॉलेज में जाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये 2 ईयर प्रोग्राम में जाते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग दैट इंशाल्लाह कमिंग दिस फॉल।
اور اس میں وہ ڈگریز وہ تعلیم دی جائے گی جس کے نتیجے میں آپ فوری طور پہ جاب مارکیٹ میں جا سکیں گے. آپ کی ریلیونٹ ڈگریز ہوں گی انڈسٹری کے ساتھ, آپ کو پریکٹیکلی بہت کچھ آ جائے گا 2 سال پڑھنے. اب ابھی پرابلم کیا ہے, آپ کا جو بی اے بی ایس سی یا ایک زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی, لوگ بیچلرز کرتے تھے, تو اس کے بعد آپ آج کل آپ کو کلیریکل جاب کے علاوہ کوئی جاب نہیں ملتی بی اے کر کے, تو ارریلیونٹ ہوگی آپ کی جو ڈگری ہے. ہم نے اس کو ریلیونٹ کرنا ہے. ہم اس کے لیے جو ڈگریز انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل 2 years in mass communication, اس کے بعد آپ اور کچھ نہیں تو کیمرہ مین ضرور بن جائیں گے یا ویڈیو ایڈیٹر بن جائیں گے. تو آپ کو بیسیکلی ایسی پریکٹیکل سکلز دی جائیں گی کہ 2 سال کے بعد آپ جاب مارکیٹ میں جا کے جاب کر سکیں. تو راجہ صاحب یہ جو یکساں نظام تعلیم کا وعدہ ہوا تھا اس پہ ابھی تک کیا آپ لوگوں نے امپلیمنٹیشن کیا؟ کیونکہ ہم جب پرائیویٹ اسکول کی طرف بھی دیکھتے ہیں, پہلے تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ آپ کے انڈر آتے ہی نہیں ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک کرم فرمائی کی اور 20% جو ہے وہ کم کیا گیا, لیکن اب دوبارہ سے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو انکریز کیا جائے, تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ جی, میں آپ کو اگر مجھے تھوڑا الاؤ کریں گی ٹائم تو تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, ایک آپ کے سکولز ہیں جو ہائی اینڈ پرائیویٹ سکولز ہیں جہاں پہ کیمبرج انٹرنیشنل کے کوالیفیکیشنز کرائی جاتی ہیں. اس میں جو بنیادی فرق ہے, کریکلم کا فرق نہیں ہے. آپ کی فزکس کی کتاب ہے تو اس میں بھی نیوٹن کے بھی لا وہی پڑھائے جائیں گے, میکینکس بھی وہی ہوگا, آپ کے کیمسٹری بھی وہی ہوگی. فرق یہ ہے کہ طریقہ پڑھانے کا فرق ہے. آپ کی اس سسٹم میں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ کی جاتی ہے, آبجیکٹیو ہوتے ہیں پیپرز, آپ کی کریٹیوٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے. جبکہ ہمارا جو میٹریکولیشن سسٹم ہے انفارچونیٹلی جو بالکل آبسولیٹ ہو چکا ہے, اس میں بنیادی فلا یہ ہے کہ وہ آپ کی رٹے کی سکلز ٹیسٹ کرتا ہے, میمورائزیشن ٹیسٹ کرتا ہے. تو آپ نے اگر اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو امپروو کرنا ہے تو اس میں آپ کو وہ سکلز ٹیسٹ کرنی پڑیں گی جو انٹرنیشنلی ٹیسٹ کی جاتی ہیں. اب یہ 1 سال میں نہیں ہو سکتا, دس از اے لانگ پروجیکٹ. ہم نے اس پہ آلریڈی کام شروع کر دیا اور آپ کو 5 سال میں نظر آئے گا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا میں بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ میٹریکولیشن سسٹم میں لوگ اپنے ایڈکٹڈ ہو گئے مارکس کے ساتھ, کہ آپ کے 1100 مارکس ہیں, اگر آپ کے 1050 مارکس نہ آئیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, مارکس کم ہو گئے. ایبسولوٹ مارکنگ جو ہے یہ ایک سسٹم آبسولیٹ ہو چکا ہے دنیا میں, لیکن ہم نے یہاں پہ یہ پریویلنٹ ہے اور دن بدن مارکس بھی بڑھتے جا رہے ہیں, رائٹ. اب جب آپ پیپرز کو آبجیکٹیو کرنے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ, پہلے بھی گورنمنٹس نے ٹرائی کی ہے کہ ہم یہ رٹے والا کمپوننٹ کم کریں اور ان سین ٹاپکس دیں اور اس پہ جائیں, لیکن اس میں میری پوری عرض سن لیں, آپ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیٹ می فنش, یہ آپ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو پلیز ڈونٹ کٹ می آف. اچھا, اب لوگوں کی ایسوسیشن ہے مارکس کے ساتھ. پہلا کام ہم نے جو کیا اس سال وہ یہ ہے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ اور میٹریکولیشن کے جو وہ کارڈز ہوں گے اس پہ ہم ایبسولوٹ مارکنگ کے ساتھ ساتھ ریلیٹیو مارکنگ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے اگینسٹ ایچ ادر کمپیئر ہو. اس کے بعد ہم ہر سال, یہ ہم نے پورے 5 سال کا پلان بنایا, ہر سال جو آبجیکٹیو کمپوننٹ ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور جو میمورائزیشن پہ بیسڈ کمپوننٹ ہے کم کرتے جائیں گے. لیکن کیونکہ مارکس جو ہیں وہ ایبسولوٹ نہیں ہوں گے, ریلیٹیو ہوں گے, تو جو مارکس کم ہوتے تھے لوگوں کے جب پیپر مشکل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ انسرٹنٹی اور لوگ سڑکوں پہ بچے آ جاتے تھے, وہ نہیں آئیں گے کیونکہ دے نو کہ ٹاپ 10% نے اے ہی لینا ہے, اگلے 15% نے بی لینا ہے اینڈ سو آن, اور ایوریج نے سی لینا ہے. تو آپ کا بیسیکلی ایک ٹرانزیشن ہے جو بڑی اسموتھ ہونی چاہیے. اس کو تقریباً میرے خیال میں 5 سے 7 سال لگیں گے جب آپ کا سسٹم آلریڈی ان لائنز پہ آ جائے گا. یہی پوائنٹ ہے کہ وہ ٹرانزیشن صرف ایک پوائنٹ کو تبدیل کرنے سے ہو جائے گی, اور فیکٹرز بھی اس میں obviously بہت رول پلے کرتے ہیں. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں, اس میں 2 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے, دوسرا کمپوننٹ ہے کہ اس ایگزامینیشن سسٹم میں بچے کی تیاری کیسے کرائی جائے گی. جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے امتحان لینا, اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور اس کو ایٹ پار لے کے آنا ہے کیمبرج انٹرنیشنل کے یا اور جو دنیا میں آئی بی وغیرہ ہیں وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہے. فی الحال ہم اگر ٹارگٹ کیمبرج انٹرنیشنل کو ہی رکھ لیں تو شاید یہ پہلا اچیویبل ٹارگٹ شاید ہو سکے. اور جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ کس طرح ہم بچوں کو پڑھانے میں تبدیل کریں گے تاکہ وہ ان ایگزامز کے لیے ریڈی ہو سکیں جو 5 سال بعد آنے والے ہیں. تو یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے. اسکول ایجوکیشن اپنی سائڈ پہ کام کرے گا, ہم لوگ اپنی پہ کریں گے, اور آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ نظر آئے گی یہ چینج جو ہے, لیکن یہ اٹ ول ٹیک اے فیو ایئرس. ہر سال میں آپ کو ایئر بائی ایئر کے ٹارگٹس بھی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ہم آپ کو گاہے بگاہے اس کے لیے دعوت بھی دیتے رہیں گے. راجہ صاحب, آپ چونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں, پنجاب کابینہ کا آپ حصہ ہیں اور ہم اوبیسلی وزارت آپ کے پاس ہے, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سیاسی ہلچل ہے اس پر بھی میں یقیناً آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ سورسز ہمارے کہہ رہے ہیں, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ایک بہت کلیئر انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ جو آپ کی کابینہ کے لوگ ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور پھر جو ہے وہ وزیر اعظم
साहब को बताया जाए। तो वो काम ठीक चल रहा है? आपसे कुछ पूछ-गिछ हुई कि आपने क्या किया है और क्या अगले आने वाले दिनों में आप हमें अपनी जगह पर कायम नजर आएंगे या फिर कुछ हलचल जो वफाक में हुई है वो पंजाब में भी नजर आ सकती है? देखिए, बेसिकली रेगुलर बेसिस पे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है वो परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर रही है, और अगर मजीद वो कर रहे हैं तो ज़रूर करें, करनी चाहिए। मेरा ख्याल है उसी को वजारत में रहना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा हो, और ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि आप सिर्फ अपनी सियासी ताकत की बेस पे वजारत करते रहें और परफॉर्म ना कर रहे हो। और जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस है, मैं आई एम ऑल फॉर इट, और डेफिनेटली होनी पूछा चाहिए। गया आपकी वजारत के बारे में और ये तो रेगुलर बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमसे पूछते हैं, बल्कि प्रेजेंटेशंस लेते हैं, क्या किया, क्या करने जा रहे हैं, क्या आइडियाज हैं। ओके विद योर परफॉर्मेंस, आप आने वाले दिनों में हमें काबीना का हिस्सा ही नजर आएंगे? मैं तो अपनी परफॉर्मेंस 100% सेटिस्फाइड हूँ, और वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए, आपके वक्त के लिए, आपने इतना वक्त दिया। पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऑब्वियसली इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर कुछ हाइप्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ नए नए कैरेक्टर्स भी उसमें एंटर हो रहे हैं। PTI के अंदर जो धड़ेबंदी की सियासत है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो कुछ सियासी बात भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। चालीस साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना, वो इस सूबे में रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो अब काम नहीं करेगा। लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ होती है, स्टेट के साथ होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे ऑफिसर हैं वो इंशाल्लाह फील्ड में रहेंगे और काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो मजीद तब्दीलियां भी करेंगे और कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वार्निंग जारी कर दी। और इसके बाद PTI में अंदरूनी लड़ाइयां और धड़ेबंदियां भी खुलकर सामने आईं। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर के इस्तीफे के बाद कहा गया कि असद उमर को हटाने में जहांगीर तरीन का हाथ है, और ये मुहिम जब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ गई तो जहांगीर तरीन साहब को खुद ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने वजाहत दी कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। अब खबरें हैं कि पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। चौधरी सरवर ने अब तक कई अहम तरीन मुलाकातें की हैं। उन्होंने सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इसके अलावा चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी राब्ता किया, जबकि गुज़श्ता शब गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की और अब वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कल मुतवक्के है। कहा यह जा रहा है कि चौधरी सरवर की अहम तरीन मुलाकातों और सरगर्मियों की बड़ी वजह जहांगीर तरीन की मुबैना तौर पर काबीना के मामलात और तैनातियों में बढ़ती हुई मदाखलत है, जिसका इजहार उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी किया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन नहीं करना है तो हम क्या यहाँ आलू छोले तो नहीं बेचने आए। लीडरशिप ऑफ इमरान खान मुत्तहिद है, बाकी आपस में इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जमहूरियत में होती है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि हर चीज कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है, तो असी इत्थे आलू छोले बेचन नहीं आए सर, मैंने तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां एक तरफ PTI की दरारें खुलकर सामने आ रही हैं और उस्मान बुज़दार की पोजीशन कमजोर से कमजोर तक होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी सियासी चालें भी चली जा रही हैं। पंजाब की सियासत की बसात पर बड़ी तेजी से मोहरे तब्दील हो रहे हैं। एक अहम तरीन नाम चौधरी निसार, जिन्होंने पंजाब असम्बली की रुकनीत तो हासिल की लेकिन ताहाल हल्फ नहीं उठाया था, वो मैदान में आ चुके हैं और रवा हफ्ते वो हल्फ भी उठा लेंगे। खबरें गर्म है कि उस्मान बुज़दार के मुतबादल के तौर पर चौधरी निसार को मैदान में लाया जा रहा है। चौधरी निसार से न सिर्फ
सिर्फ मुस्लिम लीग नून के राब्तों की खबर है, बल्कि मुस्लिम लीग काफ ने भी चौधरी निसार से राब्ता कारी की है, जो पंजाब में बड़ी तब्दीली का पेशखेमा साबित हो सकती है। तहरीक इंसाफ की बात जानती है कि इनकी हुकूमत की पंजाब में इस तरह कमजोर पोजीशन है जैसे उस्मान बुज़दार की अपनी कमजोर पोजीशन है, और खबरों के मुताबिक न सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला बल्कि पंजाब की हुकूमत भी खतरे में है, और यही वजह है कि पंजाब में बदलते सियासी हालात पर हुकूमत और अपोजिशन की सफबंदी का सिलसिला जारी है। और इसी मकसद के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी तलब कर लिए हैं। लम्हा ब लम्हा बदलती इस सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, सबसे पहले जो एक नया कैरेक्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो चौधरी निसार साहब हैं। मुझे ये बताएगा कि अगले आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, आपको उनका कोई रोल नजर आ रहा है, या फिर जिस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार के मुतबादिल के तौर पर आ रहे हैं चौधरी निसार साहब, कोई इम्कानात मौजूद हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब की जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, मैं नहीं समझता कि वो कोई आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ा रोल अदा करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पंजाब असेंबली में आके एक पोजीशनिंग ज़रूर हो जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब को एक वार्निंग पीरियड दिया गया है 2 महीने का, उस 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें परफॉर्म करना है। इसी 2 महीने के अंदर जो है वो पंजाब का बजट भी पास होना है, आखिरी हफ्ते के अंदर, मई के आखिरी हफ्ते में वो बजट पास होना है। उसके बाद लाल बत्ती जो है वो पूरी तरह ऑन हो जाएगी उस्मान बुज़दार साहब के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये इस बात का भी डर है कि अगर हमने उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया तो पता नहीं हमारे पास इतने नंबर्स मौजूद हैं कि नहीं कि हम दूसरा नया सीएम ला सकें या ना ला सकें, क्योंकि थोड़ा सा बगावत भी हो रही है। चौधरी सरवर साहब, शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा एक और कैरेक्टर हैं, वो मैं अभी उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस वक्त बनी गाला को एक सिग्नलिंग कर रहे हैं कि जनाब आप ये मत समझिए कि पंजाब के अंदर अगर आपने हुक्मरानी करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ जहांगीर तरीन के ज़रिए जाता है या परवेज़ इलाही के ज़रिए जाता है। हमारा अपना भी एक ग्रुप मौजूद है और तैनातियाँ और किसको कहाँ पे तैनात करना है ये हमसे भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इतने आराम से आपको ये सारे वोट्स नहीं मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बजट से पहले इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की गलती करेंगे। हाँ, बजट के बाद हो सकता है कि वो भी पूरी तरह कैलकुलेशंस करने के बाद, नंबर्स अपने चेक करने के बाद, उसके बाद हो सकता है उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए। अच्छा मंसूर, मुझे ये बताएगा कि ये जो एक नया सिनेरियो जिसके हवाले से बातें हो रही हैं, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ इस तरह से कि लंदन में अगर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं तो वहाँ पर चौधरी शुजात साहब और साथ जो मुलाकात है वो एक और अहम कैरेक्टर की हो सकती है, यानी चौधरी निसार साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों में लंदन जाएंगे। तो इन तीनों की मुलाकात हो सकती है और कोई इस तरह का फॉर्मूला आपको बनता नजर आ रहा है कि काफ लीग जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले, क्योंकि हम जानते हैं चौधरी निसार जो हैं वो एक खास टाइम पर इस वक्त एंट्री दे रहे हैं, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के दिल में एक नरम गोशा उनके लिए, तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। आपको लगता है इस तरह का कोई फॉर्मूला बन सकता है? देखिए, मैं काफ लीग के और नून लीग के आपसी जो ताल्लुकात हैं या रवाबित हैं, मैं वो आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उनके आपस में रवाबित चल रहे हैं। और आज से तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते पहले मुन्नस इलाही की मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा के बेटे से बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। लाहौर के अंदर ये मुलाकात हुई है, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ बिल्कुल, और मुन्नस इलाही मेरे आमने सामने बैठ के मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इसको वो डिनाई कर दें। उस मुलाकात के अंदर बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू हुई है और मुन्नस इलाही से बल्कि उस वक्त तक पूछा भी गया था कि जनाब वजह क्या है कि आपको अब तक वजारत नहीं मिल रही। तो मुन्नस इलाही ने उस वक्त ये गिले शिकवे भी किए मुस्लिम लीग नून के उस रहनुमा के सामने कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर कोई नाराज़गी चल रही है तो वो मेरी वजारत के ऊपर चल रही है, जबकि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एश्योरेंसेस बार बार दी गई हैं कि जनाब आपको वजारत देनी है, हर सूरत देनी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि डिले क्यों हो रहा है। तो ये उसके बाद कल एक और डेवलपमेंट हुई है कि चौधरी सरवर का एक बिल तकरीबन कोई डेढ़ महीने से रोक के रखा था परवेज़ इलाही साहब ने, कल उसको चौधरी सरवर को बिलाखिर भेज दिया गया है। तो चौधरी सरवर की जो मूवमेंट हुई है ये पिछले 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ लोगों से जो मुलाकातें हुई हैं, मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब का ऑर्डर आया था कि जनाब आप अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, आपके परवेज़ इलाही से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं चल रहे, आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चंद रहनुमा आपसे नाराज़ हैं। चौधरी सरवर ने मुन्नस इलाही से जो मुलाकात की है, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है, वो जो बर्फ़ थी उसको पिघलाने की कोशिश है। अब कल वज़ीर आज़म से बिलाखिर उनकी अब दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन चौधरी सरवर ने पिछले 24 घंटे में साथ ही साथ अपनी एक पोजिशनिंग भी दिखा दी है इमरान खान साहब को कि जनाब मेरी भी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है। और मैं एक और आपको खबर दे दूं कि 1 हफ्ते के बाद, तकरीबन आज से 5 या 6 दिन के बाद,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा बगावत करके मीडिया के ऊपर आने वाले हैं और वो आके बताएंगे कि उनको इस वक्त पार्टी से क्या क्या मसाइल हैं। तो कौन हो सकते हैं वो रहनुमा? अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जाहिर बात है, वो आप अपने प्रोग्राम में मेरा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि वो ठीक है, बिल्कुल वो मेरे ठीक है। प्रोग्राम में सिर्फ बताऊंगा नहीं, वो मेरे प्रोग्राम में खुद आएंगे। अच्छा जी, चलें ठीक है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिल गई। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज की तकरीर आपने यकीनन सुनी होगी, पार्लियामेंट में जो हंगामा आराई हुई, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल लग रहा है हमें पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ। नून लीग एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में नजर आती है और पीपल्स पार्टी एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में नजर आती है। तो ये अगर आज की तकरीर को सुना जाए और जो हंगामा आराई यहाँ पर हुई, तो कुछ हम आगे कुछ ज्यूम कर सकते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी वार्निंग देते हुए नजर आते हैं कि ईद के बाद कुछ बड़ा तो वो करने वाले हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ चल रही हैं और इस वक्त वो लोग हीट को फील भी कर रहे हैं, दोनों एक ही अलाइनमेंट के ऊपर नज़र आते हैं, किसी किस्म की मूवमेंट करना चाह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, लेकिन उनको पता है कि अगर कराची से कोई आगाज़ होता है किसी काफ़िले का और उसने इस्लामाबाद जाना हो तो उसका रास्ता जो है वो पंजाब के थ्रू ही गुजरता है। पंजाब से जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे ना मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, उसका रास्ता रायविंड के जरिए ही जाता है। जब तक रायविंड से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा, किसी किस्म की बड़ी मैस मूवमेंट नहीं हो सकती। कल जो गिरफ्तारियां हुई थी लड़काना से, हमें जो पता लगा था, और जरदारी हाउस से जो गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो गुस्सा, वो टेम्परेमेंट आज हमने कौमी असेंबली के अंदर देख लिया। जहां जहां गिरफ्तारियां होती जाएंगी वहां वहां उतना ही गुस्सा बढ़ता जाएगा कौमी असेंबली के अंदर। बिलावल साहब का जो टेम्परेमेंट है उसमें मजीद आपको गर्मी नजर आएगी, गुस्सा नजर आएगा। तो ये आपस में को रिलेटेड हैं। अगर ये गिरफ्तारियां बंद होना शुरू हो जाएं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, तो ये भी थोड़े से ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नून लीग की जानिब से फिलहाल नो लिफ्ट का मैसेज आ रहा है, वो इस वक्त किसी किस्म की महाजराई में इंटरेस्टेड नहीं है। वो मेरे ख्याल में सियासत कर रहे हैं। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। आज़मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ बहुत एग्रेशन नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ खामोशी है। क्या आप सिर्फ खामोशी से इस वक्त स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं? चौधरी निसार की एंट्री हो रही है और मुलाकातों के हवाले से, किसी नए लंदन प्लान के हवाले से भी खबरें जो हैं वो गर्म है। मंसूर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी राब्तों के हवाले से खबर जो है वो कंफर्म की है। आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं पूरी बात तो मंसूर साहब की नहीं सुन सकी, लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसे लग रहा है कि हम खामोश हैं या जो है वो आपने ये कैसे कह दिया। आज बिलावल साहब की तकरीर की हाउस के अंदर, जब हमारे मेंबर्स की तकरीर होती है जिस दिन भी, वो किसी भी तरह मैं नहीं समझती कि अपोजिशन के मिजाज से कहीं भी डिफरेंट होती है। और हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और मेन अपोजिशन पार्टी हैं, और ये सिर्फ एक, इसमें आप जरूर कह सकते हैं कि अभी तक हम पीटीआई जो हमारे खिलाफ जिस तरह की पॉलिटिक्स करती रही, ऑपोजिशन करती रही, हम वो नहीं कर रहे। हम पार्लियामेंट पर लानतें नहीं भेज रहे, हम लॉकडाउन जो है वो नहीं कर रहे। लेकिन हम ये समझते हैं और बड़े कन्विंस्ड हैं इस बात के ऊपर कि ये हुकूमत को हम कोई मौका नहीं देना चाहते, जो है वो ये कहने का कि उनको मौका नहीं मिला या उनको जो है वो डिरेल करने की कोशिश की गई। सो ये अपनी नाकामी से, अपनी नाअहली से खुद अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो जो जहाज डूब रहा है उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मौका आया, जिस तरह से मैं समझती हूँ, मेरी जाती राय है कि बहुत करीब है वो मौका, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, जो आम आदमी के हालात हैं, उस पर एक अपोजिशन पार्टी बहुत देर तक खामोश इस तरह से सड़कों पे आए बगैर नहीं रह सकती। जब खुद लोग बाहर निकल आएंगे तो फिर मैं नहीं समझती कि कोई और किसी तरह की बात जो है वो उसके ऊपर सोची जा सकती है। तो हम अभी को सिर्फ मौका आई, जब ये देखिए ना, आप और मंसूर और ये बाकी लोग हमें कहते हैं कि देखें जी अभी 8 महीने हुए हैं, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे, आप उन्हें फलाना नहीं कह रहे। हालांकि उन्होंने 100 दिन के अंदर कह दिया था कि मैं आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। आपके सामने है कि वो नहीं। आज़मा साहिबा, आप तो वो खुद अपने लोगों को मौका नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पंजाब में नई सफ बंदी या पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली, आपने चूंकि कहा कि तब्दीली वो करीब है और आप लोग कुछ जल्द ही कुछ करने वाले हैं, तो वो तब्दीली पंजाब में हो सकती है क्योंकि ऑपोजिशन और वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टियों का इजलास भी बुला लिया। फिर कुछ तब्दीली के हवाले से खबरें भी गर्म है क्योंकि वफाक में अगर हलचल है तो अगली बारी पंजाब की हो सकती है, क्योंकि वार्निंग जो है खान साहब दे चुके हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं, इसमें हमारी प्लानिंग की आयशा इसलिए जरूरत नहीं है कि चलें जिस तरह भी जहाजों में भर भर के ही सही, हुकूमत तो उन्होंने बुला ली, हालांकि हमारे नंबर ज्यादा थे
اور اب بھی ان کے اندر جو 5-6 قسم کے وزرائے اعلیٰ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جن کا کل منصور صاحب کے انٹرویو بھی ہوا پروگرام میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ آلو چنے بیچنے نہیں آئے ہیں. تو یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جو جگہ جگہ پر جو ہے وہ اس کا آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے یہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بور ہوتے بھی ہیں. عثمان بزدار صاحب کو اس لیے ابھی تک نہیں چینج کیا گیا. بہت دیر میں سمجھتی ہوں کہ اگر چینج پرفارمنس کی بات ہو تو پہلے تو وزیر اعظم کو چینج ہونا چاہیے اور اس کے بعد بزدار صاحب کو چینج ہونا چاہیے تھا، لیکن اسی لیے ان کو چینج نہیں کیا جا سکا کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ جن کو یہ لے کے آئے تھے وہ ان سے خوش نہیں ہیں، وہ شاید ان کو دوبارہ ووٹ نہ دیں. اور اس کے بعد بہت سارا انریسٹ ان کے اتحادیوں کے بیچ میں بھی موجود ہے. اسی لیے یہ ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں بزدار صاحب کو چینج کرنے کا. لیکن جب یہ ایک ایسا فیصلہ جب یہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ابھی جو آپ نے چودھری نثار کی بات کی، مجھے نہیں معلوم چودھری نثار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے آئیں گے، وہ کیسے ہاؤس میں ان کا کیا لائے عمل ہوگا میں تو نہیں بتا سکتی ہوں. لیکن ہم اس کے اوپر کم از کم بہت کینلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر. اور پنجاب کے اندر بہت میں ایک یہ ضرور کہہ دوں کہ آتش فشاں ہے جس کو پتہ نہیں کب جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ انتظار کریں. اچھا منصور، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. گورنر صاحب کے ساتھ آپ کا انٹرویو تھا، بہت اگر وہ انٹرویو پورا دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک واضح قسم کی درار جو ہے موجود ہے. آبویسلی خان صاحب کی کچھ انسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل کر نہیں بول پائے، لیکن بہرحال ان کے چہرے سے صاف یہ پتہ چلا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوسرا انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر مجھے ہٹانے کا سوچا بھی گیا تو جو میں استعفیٰ دے دوں گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی گالہ میں جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو وزیر اعظم جن وزراء کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے وفاق میں وہ تمام غیر حاضر رہتے ہیں. شہریار آفریدی کو لے لیں، فواد چودھری کو لے لیں، غلام سرور کو لے لیں، عامر قیانی کو لے لیں، اسد عمر صاحب کو لے لیں. تو یعنی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کچھ کھلبلی تو ہے، کچھ ہلچل تو ہے، کچھ ناراضگیاں تو ہیں جو کہ خان صاحب کو آگے چل کر شاید کچھ مہنگی پڑ سکتی ہیں. ابھی آپ عظمیٰ صاحبہ سے جب سوال کر رہی تھی تو یہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک میسج ریسیو ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیا ہے ایک چینل کے اوپر، اور اس کے اندر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل ایک بنائی گئی ہے 5 رکنی، اس کے کنویئر بنائے گئے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جناب جہانگیر خان ترین صاحب کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے اندر، اور ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دی ہے. یعنی کلیئر کٹ ڈیمارکیشن نظر آ رہی ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا کافی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ فیصلے ہو رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور وہی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کلیئر کٹ ڈیمارکیشن، ایک ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ لائن نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جس میں آدھی پارٹی ایک طرف جا رہی ہے اور آدھی پارٹی ایک طرف جا رہی ہے. ایک جگہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کافی اسٹرانگ فائنینشلز کافی اسٹرانگ ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ فائنینشل اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو کور پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ون کس کی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے سکیں گے، ان کو دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا پڑے گا ورنہ پارٹی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. صحیح. اچھا عثمان صاحبہ، یہ پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی نظام کا جو بل پیش ہوا، کافی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کافی ہنگامہ آرائی کیا. آگے کیا آپ اس کے اوپر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ روکیں گے اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو؟ ہر طرح سے عائشہ، ہم اس کو ہاؤس کے اندر بھی یقیناً اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی، جب وہ ہاؤس کے اندر آئے گا تب بھی قانونی جنگ بھی اس کے اوپر لڑیں گے. بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے بعد یہ جو ہے وہ الیکشنز ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اس کا ایک ٹینیور ہے، اور ٹینیور جو ہے اس کو پورا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. اس کے بعد ان کا حق ہے یہ جو مرضی نیا بل لے آئیں. تو قانونی جنگ بھی لڑیں گے، سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، اور سڑکوں پہ بھی جو ہے یقیناً آپ ہمیں بہت جلد جو ہے اس لوکل باڈیز بل کے حوالے سے سڑکوں پہ دیکھیں گے، اور ہاؤس کے اندر بھی بڑا ٹف ٹائم دیں گے. اتنی آسانی سے ان کو یہ بل پاس کرنے نہیں دیں گے. صحیح. اچھا منصور، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئکلی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ جی عظمیٰ صاحبہ سے بس سوال کر لیں کہ چودھری نثار جب اسمبلی کے اندر آئیں گے تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ امپورٹنٹ کوسچن عظمیٰ، کیونکہ وہ لوگ تو ڈینائی کر چکے ہیں، پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، وہ ڈینائی کر چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہماری طرف سے بھی الیکشن نہیں لڑا ہے عائشہ انہوں نے، اور اس کا یعنی آپ بھی ڈس اون کر رہے ہیں. وہ کریں گے کہ ان کو کہاں بیٹھنا ہے، چونکہ وہ اپنی، آپ کو پتا ہے وہ ایک اپنی ذات میں ایک بڑی چیز ہے، تو وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. اس میں ہم کیسے چلیں سوال اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں عظمیٰ صاحبہ، سوال اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی طرف آئیں تو آپ لوگ ویلکم کریں گے ان کو؟ ابھی یہ بہت قبل وقت ہے اور یہ بہت ہائپوتھیٹیکل گفتگو ہے، اس میں میں کیا کہہ سکتی ہوں. ابھی ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، اور جب کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی فیصلہ ہوگا تو یقیناً آپ کو بتا دیں گے.
ٹھیک ہے، یعنی پوری طرح سے انکار بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما مسلم لیگ نون، اور اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے. پنجاب میں تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے بہت ساری ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پنجاب میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے. اس میں بخاری صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک آتش فشاں ہے جو پھٹنے کے قریب ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے منصور نے بھی کنفرم کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور بہت ساری خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.